सोचिए, आप जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे हैं। चारों तरफ खामोशी, लेकिन हवा में मौजूद हर चीज किसी खतरे का संकेत हो सकती है। आज हम उसी प्लेबुक को समझने वाले हैं जो खनिकों को सुरक्षित रखती है। ये है 2017 का कोयला खदान रेगुलेशन, और हम जानेंगे कि ये धरती की कुछ सबसे खतरनाक ताकतों से कैसे लड़ता है। जब कोई सैकड़ों मीटर जमीन के नीचे होता है, तो हर छोटी मोटी आवाज, तापमान में हल्का सा भी बदलाव खतरे की घंटी जैसा लग सकता है। तो सवाल यह है कि वो कौन से अदृश्य दुश्मन हैं जिनसे ये नियम हमें बचाते हैं। और इसका जवाब है ये 4 तत्व: आग, धूल, गैस और पानी। कोयला खनन में ये 4 सबसे पुराने और लगातार बने रहने वाले खतरे हैं। और कमाल की बात यह है कि रेगुलेशन का पूरा 11वां चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम एक एक करके इन चारों खतरों को देखेंगे, जानेंगे कि नियम इन्हें कैसे डिफाइन करते हैं, इनके रिस्क को कैसे मापते हैं और इन्हें काबू में रखने के लिए क्या स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले और शायद सबसे रहस्यमयी दुश्मन से, ज्वलनशील गैस। इसे ना आप देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, लेकिन इसकी मौजूदगी जानलेवा हो सकती है। देखिए, नियमों का पहला कदम होता है किसी भी जोखिम को पहचानना और उसे एक नाम देना। और यहीं से गैसी सीम का कॉन्सेप्ट आता है। ये सिर्फ ज्वलनशील ही नहीं है, बल्कि ये हवा में ऑक्सीजन की जगह भी ले सकती है। मतलब ये एक डबल खतरा है। इसीलिए हर सीम को उसमें मौजूद गैस की मात्रा के हिसाब से बांटा जाता है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हर तरह के अंदाजे को ख़त्म कर देता है। हर डिग्री के लिए गैस की मात्रा और उसके निकलने की दर की एक सटीक सीमा तय कर दी गई है। ये सुरक्षा को अटकलबाजी से निकालकर सीधे सीधे साइंस के दायरे में ले आता है। और ये कोई एक बार का टेस्ट नहीं है। रेगुलेशन ये ज़रूरी कर देते हैं कि हर 30 दिन में गैस निकलने की दर को मापा जाए। ये एक लगातार चलने वाली निगरानी है, क्योंकि खदान के अंदर की जियोलॉजिकल कंडीशंस तो हर दिन बदल सकती हैं, है ना? ये सिस्टम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर हालात बदलते हैं तो एक्शन भी तुरंत होना चाहिए। मान लीजिए गैस का लेवल बढ़ गया, तो मतलब उस सीम का खतरा भी बढ़ गया, और फिर उसका क्लासिफिकेशन भी बदलना होगा। और अधिकारियों को इसकी जानकारी सिर्फ 24 घंटे के अंदर देनी होती है। तो अब गैस के अदृश्य खतरे से आगे बढ़ते हैं और आग के दहकते हुए खतरे पर आते हैं। खदान में आग, देखिए, किसी बाहरी चिंगारी से भी लग सकती है, और कई बार तो कोयला खुद ब खुद ही सुलगने लगता है। यहाँ पर नियम एक ड्यूअल स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। सतह पर खदान के मुहाने के पास कोई भी जलने वाली चीज, जैसे सूखी घास या लकड़ी, नहीं हो सकती। और जमीन के नीचे नियम इस बात पर फोकस करते हैं कि जलने वाली चीजों को हटाया जाए और चिंगारी पैदा करने वाले बिजली के उपकरणों को कंट्रोल किया जाए। अब ये जो अपने आप आग लगने की बात है ना, उससे निपटने के लिए इंक्यूबेशन पीरियड का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि कोयला जब हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीडेशन के कारण वो खुद ही गर्म होने लगता है। इसीलिए खदानों को छोटे छोटे पैनलों में बांट दिया जाता है, ताकि कोयला निकालने का काम इस खतरनाक पीरियड के खत्म होने से पहले ही पूरा कर लिया जाए। ये प्रोसेस दिखाता है कि कैसे छिपी हुई आग का पता लगाने के लिए एक साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि अधूरे कंबस्शन का एक सिग्नल है, उसके लेवल को लगातार मॉनिटर करके माइन मैनेजर्स आग के बड़े होने से काफ़ी पहले ही उसके शुरुआती संकेतों को पकड़ सकते हैं। ये एक तरह का फायर अलार्म है जो धुआं उठने से पहले ही बच जाता है। अब एक ऐसे खतरे पर नजर डालते हैं जो डबल अटैक करता है, कोयले की धूल। ये एक एक्सप्लोजिव भी है और खनिकों की सेहत के लिए एक धीमा जहर भी। ये नंबर 2 मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हवा में मौजूद सांस लेने लायक धूल की एक बहुत ही सख्त कानूनी सीमा है। इससे ज्यादा धूल फेफड़ों की गंभीर और लाइलाज बीमारियों की वजह बन सकती है। इसलिए खनिकों की सेहत की सुरक्षा के लिए ये एक बेहद जरूरी स्टैंडर्ड है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि नियम सिर्फ निगरानी करने को नहीं कहते, वो एक्टिव एक्शन की मांग करते हैं। खदानों को या तो पानी का छिड़काव करके धूल को गीला रखना होता है ताकि वो हवा में उड़े ही नहीं, या फिर उसमें चूना पत्थर जैसी ना जलने वाली धूल मिलाकर उसकी विस्फोटक ताकत को ही खत्म करना होता है। चलिए अब हम अपने आखिरी बड़े खतरे की तरफ बढ़ते हैं, पानी। खदान में पानी का घुस आना एक प्रलय जैसा होता है, जिसकी ताकत बहुत विशाल और विनाशकारी हो सकती है। ये पहला और बहुत जरूरी सेफ्टी बफर जोन है। नियमों के मुताबिक खदान के एंट्री गेट का सबसे निचला हिस्सा उस इलाके के अब तक के सबसे ऊंचे बाढ़ के लेवल से कम 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए। ये एक सिंपल लेकिन बहुत असरदार तरीका है जो अचानक भारी बारिश या बाढ़ आने पर खदान को डूबने से बचाता है।
और ये दूसरा बफर जोन है अंडरग्राउंड सेफ्टी के लिए। किसी भी पानी के सोर्स, जैसे कि कोई पुरानी पानी से भरी खदान या कोई अंडरग्राउंड झील, उसके 60 मीटर के दायरे में काम करने पर पूरी तरह से रोक है, जब तक कि स्पेशल परमिशन ना ली जाए। ये एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी डिस्टेंस है जो अचानक पानी घुस आने के भयानक खतरे को कम करता है। और जब खनिकों को जानबूझकर पानी के किसी खतरे के पास काम करना ही पड़ता है, तो नियम एक बेहद सावधान तरीका अपनाने को कहते हैं। आप सोचिए कि वो धीरे धीरे इंच इंच करके आगे बढ़ रहे हैं, काम करने की सुरंग को छोटा रखा जाता है और आगे की जमीन की लगातार बोरहोल से जांच की जाती है ताकि कोई अनजाना खतरा सामने ना आ जाए। तो हमने अलग अलग खतरों और उनके समाधानों को देख लिया। अब जरा देखते हैं कि ये सारे नियम मिलकर एक कंप्लीट सेफ्टी सिस्टम कैसे बनाते हैं, जहां हर एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक साथ ले आती है। गैस को क्लासिफाई किया जाता है, आग को आइसोलेट किया जाता है, धूल को दबाया जाता है और पानी को दूर रखा जाता है। मतलब हर खतरे के लिए एक खास सोचा समझा और रेगुलेटेड समाधान मौजूद है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने देखा कि नियम एक मजबूत ढांचा तो देते हैं, लेकिन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट खुद खदानों को सुरक्षित नहीं बना सकता, है ना? असली चुनौती तो इन नियमों को हर दिन, हर मिनट जमीन पर लागू करने में है। तो सवाल ये नहीं है कि नियम क्या हैं, बल्कि ये है कि क्या हम उन्हें लागू करने के लिए वाकई में उतने सतर्क हैं।